Okay. So, good morning all of you. Today's date is 12th of June और आज हम लोग अपने नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं. That is vectors and calculus. Vectors and calculus. तो 12th June. इस चैप्टर को जब मैं शुरू करता हूं तो क्लास में मेजॉरिटी बच्चे का एक ही सवाल होता है, सर ये चैप्टर है कहाँ एनसीईआरटी में? ये चैप्टर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है. चैप्टर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पे है, मिलेगा मुझे एनसीईआरटी में? ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चैप्टर इकलौता चैप्टर है, इकलौता चीज है जो पूरे 11th और 12th के सिलेबस का बैकबोन है. इसको बिना पढ़े आप 11th 12th के किसी चैप्टर से आगे नहीं पास कर सकते हैं. ये नहीं पता होगा तो हर चैप्टर में आप फंसेंगे, एक दो चैप्टर छोड़ करके, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, उसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है. तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा अगर हम बात करें तो एक बार इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं. इसी से आपको समझ में आएगा कि ये एनसीईआरटी में कहां मिलेगा. समझते हैं. तो बेसिक इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन. बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स जो हो जाता है ये आपको फिजिकल क्वांटिटी में मिलता है, या जो आप टॉपिक पढ़ रहे थे, आप जो टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे, आपको ये वहां मिलेगा. मैं अगर सीधा सीधा बोलूं, अगर इसका लोकेशन कहाँ पे, तो ये यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपको ये दिख जाएगा. ये टॉपिक. उसके बाद अगला टॉपिक आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो होता है वो आपको सबसे पहले दिखाई देता है आपको मोशन चैप्टर में. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि आप कहां से इस चैप्टर को ढूंढोगे. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब जाते हो तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट जाते हो ये वर्क एनर्जी पावर में, और ये आपका रोटेशनल मोशन उसके अगले चैप्टर में. यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी बेसिक चीज है जो पूरे सिलेबस में स्प्रेड कर दिया गया है. लेकिन अगर आप पूरे सिलेबस में स्प्रेड करके पढ़ोगे तो आपके लिए हर चैप्टर एक चैलेंज बन जाएगा. और इसीलिए फिजिक्स में हम इसको पूरे को एक साथ पढ़ाते हैं. ये कहीं चैप्टर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप कुल मिला के फिजिक्स के आने वाले 7 चैप्टर को पढ़ रहे हो. आप इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है आपने, और मैंने आपको बोला था कि ये हम पढ़ेंगे फिजिक्स में भी, और मैं वही चीज यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ. वेक्टर्स एंड कैलकुलस नाम है, तो ये पोर्शन कैलकुलस का है. अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस थोड़ा समझ लेते हैं. इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि आज अच्छे से पढ़ने से क्या फायदा है. सबसे पहला फायदा है, फिजिक्स में एक कम से कम एक डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई नहीं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन. दूसरा, अगर कोई बोर्ड्स ओरिएंटेड बच्चे हैं तो 12th का पूरा सिलेबस आपका इजी हो जाएगा इसको पढ़ने से. तो 12th बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नीट के लिए भी एक क्वेश्चन आएगा आपको. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा फायदा इसका मैथ्स में होगा. जब मैथ्स के जेईई में 2 सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड वेक्टर चैप्टर से आता है, ये मैथ्स का पूरा एक चैप्टर ही है. वेक्टर्स 12th में पढ़ना होता है, तो वहां का भी एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. तो हम आज का किया गया मेहनत हमको आगे तक साथ देगा. इसीलिए यह चैप्टर मैं मानता हूं कि फिजिक्स का बैकबोन है. हर जगह इसकी जरूरत है. कोई चीज बिना वेक्टर जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विद न्यू एनर्जी. ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा इससे बहुत कुछ लेके ये नहीं आएगा. क्लियर? लेट्स सी, देखते हैं, शुरू करते हैं. हम लोग शुरू करते हैं फिर से अपनी कहानी फिजिकल क्वांटिटी से. और मैं इस चैप्टर में आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग कॉपी लेके बैठोगे और साथ साथ चीजें लिखते भी चलोगे. बिकॉज नो, आपके इतनी रश है कि अभी आपके पास टाइम इसके लिए नहीं है कि आप अलग से नोट्स बनाओ टाइम निकाल करके. आप साथ साथ लिखते भी चले. मैं आपको लिखने का पूरा टाइम दूंगा आपसे. ठीक है, तो देखते हैं नया चैप्टर, नई एनर्जी.
तो हम लोग पहला शुरुआत करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आपको हमने पिछले चैप्टर में भी बताया था क्या होता है। हमने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एनीथिंग, एनीथिंग दैट इज मेजरेबल। एक रॉबिन ने एक सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। रॉबिन, आपने बोला स्क्रीनशॉट लेना है। रॉबिन, ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी डिमेरिट यही है कि हम स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन क्लास का अगर फायदा उठाना है रॉबिन, तो कॉपी वॉपी लेकर के नॉर्मल क्लास की तरह बैठिए। कुछ छूट जाएगा तो रिकॉर्डिंग में और नोट्स में ले लीजिए, वो सब मिल ही जाता है आपको। बट सब कुछ अभी लिखिए, कोई एक्स्ट्रा टाइम इसके लिए अलग लिखने के लिए मत दीजिए, ठीक है? वेस्टेज ऑफ टाइम होता है इससे। खैर चलिए, मैं आता हूँ। हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी पे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मतलब ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, दैट इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एग्जांपल देते हैं। इमोशन, क्या आप मेजर कर सकते हो क्या? एवरीवन रिप्लाई ऑन चैट। कैन यू मेजर इमोशंस? कैन यू मेजर लव? कैन यू मेजर अफेक्शन? ये इन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम लोग इसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं। बट कांट यू मेजर माई हाइट? क्या आप हाइट मेजर नहीं कर सकते हो? क्या आप वेट मेजर नहीं कर सकते हो? सब कुछ मेजर कर सकते हो। तो जो चीजें आप मेजर कर सकते हो, दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिर यही डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी का। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब भी करता हो, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, तो उसके टाइप्स क्या होते हैं? उसके दो ब्रॉड टाइप्स होते हैं। पहला ब्रॉड टाइप जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। पहला जो ब्रॉड टाइप होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा जो ब्रॉड टाइप होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको याद करो बताया था कि एक और तरह की क्वांटिटी भी होती है, दैट इज टेंसर क्वांटिटी। मैं यहां पे इसको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। टेंसर क्वांटिटी इंटरेस्टिंग चीज है, हम यहाँ पे नई चीजें सीखने को तैयार बैठे हैं। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है? किसी को, अगर मैं सिंपल स्केलर क्वांटिटी की बात करूं, तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, और सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड हो जाता हो, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब सिंपल भाषा में कह रहा हूं, ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो। एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं। डेंसिटी, मास। मास मेजर कर सकते हो, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता। अगर मेजर कर सकते हो तो उसका मैग्नीट्यूड तो जरूर होगा, लेकिन उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन नहीं हो, आर सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी। आगे देखते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और स्पेसिफिक डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, आर सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी। अब उस समय जब मैंने आपको बताया था यूनिट डायमेंशन में, तो आपने पूछा था ये लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। आज हमको क्लास के अंत में वो चीज मिल जाएगा, लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। मैंने उस क्लास में भी समझाया था थोड़ा सा आपको। तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता हो। मैं सिंपल शब्दों में कह देता हूँ, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और सिर्फ डायरेक्शन नहीं हो, उसको स्केलर कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं, याद रखिएगा। नाइन्थ में पढ़ा था डिस्टेंस। बोलिए, क्या डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन होता था क्या? नाइन्थ में पढ़ा था डिस्टेंस। बोलिए, क्या डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन होता था क्या? लेकिन याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट। याद है? एक सिंपल ऐसी क्वांटिटी लिखो जो आप जानते हो। अगला, क्या स्पीड में कोई डायरेक्शन होता था क्या? बट वेलोसिटी में तो डायरेक्शन होता था ना। बोलिए, क्लियर है क्या? तो इस पे हम लोग खूब सारा टाइम देंगे, टेंशन नहीं है कौन स्केलर और कौन वेक्टर है, आप लोग को पूरा टाइम मिलेगा बताने को, ठीक है? लेकिन आपके मन में एक और सवाल आता है कि टेंसर क्वांटिटी क्या है। तो आपके लेवल पे आप टेंसर क्वांटिटी को क्या समझ सकते हो? तो ऐसी क्वांटिटी
ऐसी क्वांटिटी जो पॉइंट बाय पॉइंट चेंज करे, ऐसी क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मेरा ये हाथ है, कोई ऐसी क्वांटिटी जो मेरे हाथ के इस पॉइंट पे कुछ और लग रहा हो और इस पॉइंट पे कुछ और लग रहा हो, दैट इज सेड टू बी टेंसर क्वांटिटीज। यानी मैं सिंपल शब्दों में अगर इसको डिफाइन करूं, ज्यादा बिना लाग लपेट किए हुए, तो एनी क्वांटिटी that depends on point of application। सबसे अच्छी बात है कि हमको इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका एग्जाम्पल भी कुछ होता है। इसका एग्जाम्पल, दो बड़े एग्जाम्पल्स हैं। एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आगे जाके पढ़ोगे रोटेशनल चैप्टर में। और उसके बाद होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्ट्रेस। जल्दी से सब लोग इसको लिख लें, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, जल्दी से इसको ठीक से लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक वेक्टर्स में जाते हैं। हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली तीन तरह के होते हैं, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। मृगांक ने पूछा है वेट। मृगांक आते हैं ना 2 मिनट में, एग्जांपल्स में देखते हैं क्या होता है वेट। मौके दूंगा, जल्दी इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। हर्ष ने हैंड रेज किया, हर्ष अनम्यूट कर रहा हूं हर्ष सबको। हर्ष पूछिए। सर स्केलर क्वांटिटी से एक डाउट था, लाइक अभी तक हमने स्केलर क्वांटिटीज में उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड किया है जिसका मैग्नीट्यूड मतलब एसआई यूनिट जिसका सेम होता है, लाइक ग्राम को ग्राम से ही ऐड करेंगे और केजी को केजी से ही। सर तो सवाल को रुकना चाहता हूँ। इसमें स्केलर का कोई लेना देना नहीं है सेम क्वांटिटी को ऐड करने में। वो किसी भी क्वांटिटी इसका यूनिट से हो, वेलोसिटी को वेलोसिटी से भी ऐड कर सकते हैं। ओके सर बट ये लाइक मॉड्यूलस का भी आपका यूनिट पास्कल होता है और स्ट्रेस का भी यूनिट पास्कल ही होता है, तो क्या हम वो दोनों को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसे कई जगह मिलेंगे जहाँ ऐड भी करते हैं। सर बट वो फिजिकल क्वांटिटीज तो डिफरेंट है ना। एक्चुअली आप लोग पढ़े नहीं हो, फिजिकल क्वांटिटी वो दोनों भी सेम ही है। आगे जाके ओके पढ़ो सर। तो एक ही तरह की क्वांटिटी है ना। चल, उज्जवल ओके ने सर। शायद टेंशन दोबारा समझा दी। उज्जवल, मैं तुमको ऐसा कहता हूँ, ठीक है, मान लो एक हथौड़े से तुम्हारे सर पे लगाता हूँ, उसी हथौड़े से तुम्हारे सर पे 20 न्यूटन लगे और तुम्हारे पैर पे 40 न्यूटन लग जाए, सेम फोर्स सेम तरीके से, तब तो मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो उस तरह की क्वांटिटी को हमको क्या कहना पड़ेगा? टेंसर क्वांटिटी कहना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की खासियत होती है कि आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो अलग होगा, और अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अलग होगा। इसीलिए जो क्वांटिटी पॉइंट पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, आपके सिलेबस में जितने टेंसर भी होंगे उनको भी स्केलर और वेक्टर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में टेंसर नहीं होगा। तो इसका एडिशनल कॉन्सेप्ट समझ करके रखे रहेगा। जल्दी लिख लें, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, और उसके बाद हम लोग स्केलर वेक्टर का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे और ज्यादा। जल्दी नोट भी कर लें। लिख लिया? वेरी गुड रौनक, लिख लो तो एटलीस्ट से यस डन, ताकि मैं थोड़ा समझ पाऊं इससे। वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लिया? वेरी गुड। चलिए, हो गया। ओके ओके, ध्यान दो। चलिए, लिख लिया है। मैं 30 सेकंड वेट कर लेता हूँ, काफी लोगों ने लिख लिया है, उसके बाद मैं अगले स्लाइड में जाऊंगा। ऐसा कि क्लास के बाद आप उस पर क्वेश्चन करने में एफर्ट डालो।
ठीक है, मैंने एक वर्कशीट भी दिया है आपको, वर्कशीट भी दिया है, उस पर भी एफर्ट डालेंगे आप। चलिए अब बात करते हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, जिसके लिए हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और किसको कहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसकी कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या एग्जांपल्स है उसके, इन सब पे बात करते हैं, क्योंकि हम लोग, हमारा चैप्टर तो वेक्टर ही है। तो देखते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी having a physical quantity having magnitude एंड डायरेक्शन, दो पार्ट हो गया। एक पहला चीज क्या चाहिए इसके लिए, पहला चीज चाहिए मैग्नीट्यूड, दूसरा चीज क्या चाहिए, डायरेक्शन। एज वेल एज फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर सेट टू बी वेक्टर क्वांटिटीज। याद रखिएगा, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको एक दिन में मिल जाएगा क्लास में, लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो तीन चीजों को फॉलो करती हो आर सेट टू बी वेक्टर क्वांटिटीज, उसके पास अपना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। देखो मैग्नीट्यूड मसला नहीं है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लो, कुछ भी मेजर करो, मैग्नीट्यूड तो होगा ही। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका स्ट्रेंथ, अमाउंट। दूसरा डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो। और तीसरा, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको क्लास के लास्ट में मिलेगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ये मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। आदित्य ने एक सवाल पूछा है कि सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। आदित्य मैं तुमको बड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वैसे तो हम क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आदित्य कि आप आदित्य कहते हैं कि 2+3 क्या है, 5। आदित्य मुझे ये बताओ कि इसको जोड़ते वक्त का आपने कोई और सवाल पूछा क्या, सीधे सीधे जोड़ दिया, क्या आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आया क्या। 2+3 आपने क्या कहा, 5 होता है। क्या आदित्य आपने ये सोचा कि उसके बीच का डायरेक्शन क्या है, वो कैसे है, क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, इस तरह के एडिशन को सिंपल कहते हैं हम लोग एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिक और स्केलर एडिशन, याद रखिएगा इसको, और स्केलर एडिशन। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए मैं एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन, और मैं एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं 15 न्यूटन। जब इन दोनों को जब जोड़ रहे हो आप, तो क्या ये नहीं देख रहे हो कि दोनों के बीच डायरेक्शन कितना होगा। अगर आप सुबह मैथ्स में भी स्केलर वर्ड यूज करते हैं बहुत ज्यादा, मैथ्स में स्केलर का मतलब एक नंबर होता है, सीधा सीधा। अगर मैं आपको बोलूं मैथ्स में स्केलर क्या होता है, स्केलर कुछ नहीं, एक नंबर को कहते हैं, हमारे लिए भी वही है। तो स्केलर एडिशन। लेकिन अगर कोई दो क्वांटिटी को ऐड करते वक्त हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि इनके बीच डायरेक्शन कितना होगा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। याद रहेगा क्या, स्केलर लॉ, वेक्टर, स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन, क्लियर है क्या। मैंने बोला कि ऐसा एडिशन जिसमें हम डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको कहते हैं वेक्टर एडिशन। जहां पे सीधे सीधे जोड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं, स्केलर एडिशन। कैसे होता है हम इस पे बात करेंगे, इज इट क्लियर। यही होता है वेक्टर एडिशन। तो मैं इसको अब लेके आगे बढ़ता हूँ, ये हमारा तो पढ़ना ही है अपने को सिलेबस में। तो मैंने बोला कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, एज वेल एज डायरेक्शन हो और वेक्टर ऑफ एडिशन फॉलो करता हो, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे चैट में आप लोग कुछ एग्जांपल दो वेक्टर क्वांटिटीज का, मैं लिखना चाहता हूं, जो आप एग्जांपल दोगे वही लिखूंगा। वेक्टर क्वांटिटीज का कुछ एग्जांपल दें चैट में आप लोग, जल्दी से आप लोग कुछ एग्जांपल दें, जो आप एग्जांपल दोगे मैं वही लिखूंगा। पहला एग्जांपल, एक एक करके आता हूं। सबसे पहला आंसर, आप लोग काफी जल्दी रिप्लाई करते, जल्दी से शुरू में एक एक करके कर रहा हूं, आप रिप्लाई देते रहो। शिवम ने वेलोसिटी कहा है, शिवम ने वेलोसिटी कहा है, मैं इंक्लूड कर देता हूं वेलोसिटी। शिवम ने कहा है वेलोसिटी। अगला, मानस ने कहा है फोर्स, वेरी गुड मानस। उसके बाद उज्जवल ने कहा है डिस्प्लेसमेंट, वो तो अभी लिखे थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट सब वेक्टर क्वांटिटी है, सब बिल्कुल सही है। उसके बाद उज्जवल के बाद रौनक ने कहा प्रेशर। रौनक, प्रेशर वेक्टर नहीं है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। याद करो क्लास 9th में पढ़ा था, प्रेशर एक्ट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, याद है ना रौनक। आयुष, वेलोसिटी कहा है अभी। शिवम ने एक्सेलरेशन कहा है, शिवम मिश्रा, वेरी गुड। शिवम ने कहा है एक्सेलरेशन। अमृत ने कहा है वेट,
ये चलो अमृत ने सही कहा। वेट भी एक तरीके का फोर्स ही होता है, हम बात करेंगे इस पे। वेट, आप लोगों ने इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए कि मुझे नए एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, बाकी सब कॉमन है। रॉबिन, गुलशन, पीयूष, श्रेयान, सबका कॉमन, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। फोर्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वेरी गुड। एक बंदे ने एरिया कहा है, ये तो समझ आने वाली बात, आगे समझाऊंगा इसको। मोमेंटम, वेरी गुड। मोमेंटम, मोमेंटम कहा है शुभम ने, वेरी गुड। मोमेंटम, अगला मोमेंटम के बाद हमारे पास इंपल्स, वेरी गुड। इंपल्स का है शुभम ने, वेरी गुड। इंपल्स, नाम सुना हुआ है ना इंपल्स का? आई थिंक दैट्स इट। एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आया है, पोजीशन, ये आज ही क्लास में दिखाऊंगा। पोजीशन, बिल्कुल आयुष, क्या क्लियर है क्या? ये आपके देखो एग्जांपल्स हो गए, इतने सारे एग्जांपल्स आपको मिल गए, आप ही ने बता दिया इतने सारे एग्जांपल्स। तो ये वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। अब अगला पॉइंट समझ लो, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे, ठीक है? मृगांक सही है, मोमेंटम लिख दिया मृगांक, ठीक है? चलिए अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट कहते हैं, आखिर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? गुलशन, पावर नहीं टॉर्क होता है, टॉर्क सही है। माला टॉर्क सही कह रहे हो, लेकिन टॉर्क सही कह रहे हो, लेकिन पावर गलत है। गुलशन, ठीक है? चलो अब मैं एंड करता हूं गुलशन, थोड़ी देर में हम लोग आएंगे एग्जांपल्स पे। और तो अब हम बात करें कि आखिर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एरो से, याद रखिएगा। वेक्टर को कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर? तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इस एरो के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है टेल और एक होता है हेड, याद रखिएगा। एक वेक्टर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है टेल और दूसरा होता है हेड। याद रखिएगा, मैं टेल को नाम दे देता हूं ए और मैं हेड को नाम दे देता हूं बी। तो इसको सिंबॉलिकली अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो सिंबॉलिकली लिखते हैं ए से लेके बी तक ए बी एरो। क्लियर है सबको? ए बी एरो, याद रखिएगा, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है हम लोग। तो ए बी के ऊपर, यानी जहां तक टेल से लेके हेड तक ए बी के ऊपर एक लगा देते हैं एरो, ये इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारा। अब दूसरा, अगर कोई पूछेगा कि एक एरो को देख के उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। एरो का जो लेंथ होता है, एरो का जो लेंथ होता है, एरो का लेंथ होता है, यही इसका मैग्नीट्यूड होता है, यही इसका मैग्नीट्यूड होता है। याद रखिएगा, कभी भी हमारे एरो का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको हमेशा इग्नोर कर देते हैं, कुछ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। नहीं, इस एरो का लेंथ ही बताता है कि ये मैग्नीट्यूड है इसका। क्लियर? तो याद रखिएगा, किसी भी मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर रिप्रेजेंट करना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, तो याद रखिएगा सिंबल इसका क्या होगा। सिंबल पहले समझ लेते हैं। इसका सिंबल जो होगा, सिंबल विल बी इक्वल्स टू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस। याद रखिएगा, ए बी वेक्टर पे हम लोग मॉड्यूलस देते हैं, मॉड देते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर से और उसके ऊपर मॉड लगा देते हैं तो उसका क्या आ जाता है? मैग्नीट्यूड आ जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा, एक कंपैरिजन देता हूं, मान लीजिए मेरा ये एक वेक्टर है ए बी और मेरे पास एक वेक्टर है पी क्यू। मुझे आप बताइए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? आप बताओ, सिंपल कंपैरिजन दे रहा हूं, किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? सिर्फ पूछ रहा हूं, किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? तो क्या हम लिख सकते हैं PQ वेक्टर का, PQ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू AB वेक्टर। समझ में आ गया क्या? क्या सबको वेक्टर का सिंबल और उसका सिंबल समझ में आ गया क्या? मुझे बताओ, क्या वेक्टर का सबको एक सिंबल समझ में आ गया क्या? आज के बाद वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। शुभम ने हैंड रेज किया, शुभम गो अहेड, पूछिए शुभम।
सर मतलब मैग्नीट्यूड को सिर्फ देख कर बताएंगे सर कि कौन है, मतलब कि बड़ा है या कौन छोटा है, ऐसे नहीं, देखकर? हम लोग मैग्नीट्यूड देखने के लिए काफी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन वेक्टर में पहला प्रेजेंटेशन जो होता है कि अगर मैं बड़ा बना रहा हूं मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा बना रहा हूं, ठीक है, छोटा बना रहा हूं तो मैग्नीट्यूड कम बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा, मृगांक ने पूछा सर मॉड्यूलस के अंदर क्यों। देखो मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस का मतलब होता है क्वांटिटी बताना खाली। तो वेक्टर की क्वांटिटी बताओगे तो उसको क्या कहोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड कहोगे मृगांक? क्लियर है क्या मृगांक? किसी वेक्टर की क्वांटिटी बताने को क्या कहोगे, क्या है क्वांटिटी, क्या होगा उसका, मैग्नीट्यूड ही होगा ना। तो हम मैग्नीट्यूड बताने के लिए मॉड्यूलस साइन का यूज करते हैं। एक सवाल शुभम जो आपने पूछा कि सर सिर्फ खाली देख के बताएंगे, बिल्कुल नहीं शुभम, लेकिन गलती हम लोग आगे जाके क्या करते हैं जनरली कि हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक वेक्टर है 3 यूनिट का, 3 यूनिट का, और एक वेक्टर है 4 यूनिट का। ये पॉसिबल है क्या, बोलो तो? क्या ये डायग्रामेटिकली पॉसिबल है, आप मुझे बताओ। 3 यूनिट वाला बड़ा, 4 यूनिट वाला छोटा हो सकता है क्या? ये हम गलती आगे जाके करते हैं। इसी गलती को रोकने के लिए मैं पहले बता रहा हूं, ज्यादा लेंथ ज्यादा मैग्नीट्यूड, छोटा लेंथ छोटा मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये दिमाग में हमारे बात होनी चाहिए। तो इस जल्दी से इसको लिख लें, जल्दी से हम लोग सिंपल जल्दी से लिख लें इन दोनों चीजों को, एग्जांपल्स भी लिख लें और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स भी लिख लें। जल्दी से इस पॉइंट को लिख ले, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और एग्जांपल्स पे सारे एग्जांपल्स देखेंगे इस वेक्टर क्वांटिटी के। एक वेक्टर को सीधा सीधा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, दिमाग में इतना ही रखना। एक एंड टेल होता है, दूसरा एंड हेड होता है उसका। जल्दी नोट डाउन करिए, धीरे धीरे आपका स्पीड जब बन जाएगा तो आप भी मेरे साथ साथ लिखने लगोगे। वेरी गुड, काफी लोगों ने लिख लिया है। जल्दी से टेक 1 मिनट टाइम। हम बिल्कुल नई चीज पढ़ रहे हैं, नई चीज पढ़ने के लिए हम लोग को हर चीज समझना पड़ेगा, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स भी। और जो सवाल शुभम ने पूछा है, इस तरह के सवाल आपके मन में आए तो आप जरूर पूछें, कोई सवाल छोटा नहीं होगा नई चीज के लिए। I just want to encourage all of you to raise questions. चलो लास्ट 1 मिनट, जल्दी लिखो। तब हम लोग सारी क्वांटिटीज जितने भी एग्जांपल्स होते हैं सबको एक बार में देख लेंगे। आप बताना स्केलर है या वेक्टर है। आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग सिंपल सा एक छोटा सा काम करेंगे। क्या होगा कि हम अभी स्केलर और वेक्टर पहचानेंगे, कौन सा क्वांटिटी स्केलर है कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है। मुझे लगता है आप लोगों ने इतने अच्छे एग्जांपल्स दिए। अच्छा उज्जवल, उज्जवल कह रहा है कि रुकने को। उज्जवल, अच्छा बच्चों हैंड रेज कर दो जितने लोगों ने लिख लिया है, बिकॉज उज्जवल सिंह की सब लोगों ने लिखा नहीं है। जो जिन लोगों ने लिख लिया उन लोगों ने हैंड रेज कर दो ताकि मुझे पता चल जाए। काफी लोगों ने हैंड रेज कर दिया है बट स्टिल कुछ लोग रिमेनिंग। चलो उज्जवल नेक्स्ट टाइम से, वेरी गुड डन, ठीक। चलो उज्जवल विल गिव मोर टाइम, आप लोग अब थोड़ा टाइम दूंगा अगली बार। चलिए तो मैं एक सिंपल से पहुंचा हूँ। ये जो हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज दिए रहेंगे, आपको बताना है कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं एक पोल लॉन्च करूंगा, ए जो होगा वो स्केलर के लिए होगा, बी जो होगा वो वेक्टर के लिए होगा, और सी का मतलब पता नहीं होगा। क्लियर है? और जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी वहीं पोल लॉन्च करूंगा। मुझे सब लोग बताओ मास कैसी क्वांटिटी है, जल्दी जल्दी, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मास, majority saying scalar,
मास का कोई डायरेक्शन थोड़े ना होता है, मास का डायरेक्शन नहीं होता है, मास कैसे केजी में मेजर करते हैं। दूसरा वेट, 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 याद रखिएगा वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिएगा वेट के बारे में एक हमारे अंदर ना गलत प्रिजम्पशन भरा हुआ है। घर में कोई पूछता है तुम्हारा वेट कितना है, वो वेट नहीं पूछ रहा होता, वो आपका मास पूछ रहा होता है। एक्चुअली वेट जो होता है, वेट बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अर्थ होता है। तो वेट एक तरीके का कुछ नहीं है, टाइप ऑफ फोर्स है। वेट जो है कुछ नहीं, एक टाइप ऑफ फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स है। हेंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ होता है। फोर्स कैसा होता है, फोर्स प्रेशरिंग फोर्स, वेरी गुड, वेक्टर। प्रेशर, थोड़ा आप मुझे सपोर्ट करो इसमें, जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करोगे। प्रेशर, प्रेशर, हाँ प्रेशर में प्रेशर, चलो प्रेशर में डाउट, प्रेशर मैंने बता दिया इसलिए मैं इसमें नहीं पूछ रहा हूँ। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी याद रखना, प्रेशर जो होता है उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। अगला वर्क, वर्क में मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, वर्क में मैंने पोल लॉन्च किया है, मैंने वर्क में ना पोल लॉन्च किया, जल्दी बताओ। वर्क में सारे डाउट जो होते हैं ना क्वांटिटी को लेकर सब क्लियर कर लो आज। वर्क स्केलर या वेक्टर, सब लोग बताइए। वर्क, वर्क का कोई डायरेक्शन देखा है कभी? काफी आंसर स्प्लिट है आपका, आपका आंसर काफी स्प्लिट है। काफी लोग स्केलर कह रहे हैं, काफी लोग वेक्टर कह रहे हैं। याद रखिएगा वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क का कोई डायरेक्शन, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा। शुभम ने हैंड रेज किया, शुभम गो अहेड। तो आप लोग हैंड रेज हटा सकते हैं क्या, अगर जिनको डाउट नहीं हो तो? ये डाउट वाले क्लियर नहीं कर पाएंगे फिर। डाउट वाले सिर्फ हैंड रेज हटा रखे रखो, मैं डाउट्स पूछ सकता हूँ। शुभम आपको आपने अनम्यूट किया, पूछिए। सर वर्क तो होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना सर, तो सर ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, सॉरी शुभम। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स होता है। याद करो क्लास 9th में, क्लास 9th में वर्क पढ़ाया गया था तो सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा गया था, ठीक है, कहा गया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसी को बाद में जाके मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ेंगे, एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस, ये दो वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है। इसीलिए वर्क को हम लोग आज से याद रखेंगे स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे टॉपिक में, गो थ्रू करेंगे। क्लियर? याद रखिएगा वर्क जो होता है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, ठीक है। तो वर्क इज अ वेक्टर। विनय आपने हैंड रेज किया हुआ है, विनय पूछना चाहते हैं क्या? नो सर, पुराना हैंड रेज है, सब पहले से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी बताओ जल्दी से, एनर्जी, एनर्जी, मुझे लग रहा है इसमें भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएंगे। और नहीं पता के लिए सी भी है, नहीं पता होने के लिए सी भी दिया हुआ है। वेरी गुड। एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही है। एनर्जी, पूरा क्लास ऑलमोस्ट एक ही चीज कह रहा है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर भी बता दो जल्दी से, पावर के लिए भी बता दो। पावर, 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 वेरी गुड। पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। आई थिंक हम लोग थोड़ा ना सब पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो हमारे लिए हमको आता है उस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे उसको, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये आप थोड़ा साथ साथ लिख, मैं इसमें 30 सेकंड देता हूँ पर आप लोग साथ साथ लिखते चलें हर क्वांटिटी को। लेट्स नॉट इसमें वेस्ट करते, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर हम लोग अगले स्लाइड में जाएंगे, उसको आप साथ साथ लिखते चलें। हम लोग अब क्लियरिटी लाएं कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी अभी आगे आपको। आई होप सबने लिख लिया होगा। कुछ नहीं, मास के आगे स्केलर, वेट के आगे वेक्टर, फोर्स के आगे, या आप ब्रैकेट बना लो स्केलर वेक्टर, आप ब्रैकेट में डालते रहो दोनों साइड में, दोनों साइड में। इट्स योर विश हाउ यू वांट टू राइट। मृगांक ने कहा है कि वेट तो चेंज हो जाएगा मून पे नहीं 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 मृगांक, वेट चेंज होता है एप्लीकेशन की वजह से नहीं,
वेट जो चेंज होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चेंज होने की वजह से होता है। मून पे जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 हो जाती है, तो वेट जो होता है वो भी 1/6 हो जाता है, तो रीजन अलग है मृगांक। ठीक है मृगांक, चलिए आई जस्ट होप आपने लिख लिया होगा। जल्दी से मुझे एक एक करके बताएंगे, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। डिस्टेंस मैं नहीं पूछूंगा आपसे, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मैं क्या दिमाग लगाना है इस पर। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ रुक, जहां पे दिक्कत होगी वहीं पूछूंगा। दिस स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, ये तो सब आप अभी बताए थोड़ी देर पहले। चार्ज, आप मुझे चार्ज का बताओ, मैं चार्ज के लिए पोल लॉन्च करूंगा। चार्ज, चार्ज, एक्सेलेंट। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड। चार्ज का थोड़े ना कोई डायरेक्शन होता है, 7 लोगों ने वेक्टर भी कहा है, लेकिन चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट, करंट के लिए मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। करंट, 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 जो लोग पहले कभी पढ़ चुके हैं उन्होंने बड़े आराम से लिख दिया सर, करंट तो अपना एक स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट में क्यों स्केलर होता है तो समझना हो तो लिख सकते हैं, डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट डू नॉट ओबे, डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मेजॉरिटी लोगों ने करंट को स्केलर ही कहा है, बट करंट में सवाल आएगा तो हम आगे बात करेंगे इस पे। आई होप सब लोगों ने इसको लिख लिया होगा। हम धीरे धीरे अगली क्वांटिटी की तरफ बढ़े। एरिया, बिल्कुल शुभम, बिल्कुल सही है, इसका डायरेक्शन वायर के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। एरिया, एरिया एक थोड़ा याद रखना है, थोड़ा फिजिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, 12th में काम आएगा। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा, कोई भी एरिया, सरफेस एरिया लेते हैं तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वही होता है उसका डायरेक्शन। मेरा हाथ मान लो एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए मेरा हाथ, एक पाम मेरा एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मैं बोलूं इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर जो एक लाइन ड्रॉ होगा, that will show its direction। क्लियर है क्या? that will show its direction, this will show its direction। क्लियर है क्या? तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होना चाहिए, तो एरिया का डायरेक्शन ठीक उसके परपेंडिकुलर एक लाइन होता है, याद रहेगा। आगे बताइए जल्दी से। वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम में दिमाग नहीं लगाएंगे। वॉल्यूम तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। डेंसिटी स्केलर, थोड़ा डायरेक्शन होता है कोई। फ्रीक्वेंसी, क्लास 9 से पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, याद करो। यशु, सनी बिल्कुल करता है, सनी करता है, सनी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बिल्कुल फॉलो करता है। खैर, फ्रीक्वेंसी स्केलर होता है, कोई चांस ही नहीं है वेक्टर होने का इसका। फ्रीक्वेंसी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेवलेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये सब स्केलर है, कोई डायरेक्शन का चांस ही नहीं है। फोकल लेंथ स्केलर क्वांटिटी, ये सब का कोई चांस ही नहीं है। क्लियर है क्या? ये सब सारे स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जल्दी से। इज इट क्लियर क्या? लेट्स गेट इट डन। इसको जल्दी करते हैं ताकि हम अपने अगले पार्ट पे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बस टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड का, ताकि आप इसको रिगैदर कर लें, चीजों को एक बार एक प्लेटफॉर्म में डाल दे सके। ठीक है, आई होप कि इतने क्वांटिटी आप जान के स्केलर वेक्टर, इसकी ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है, आएगा तो हम देखेंगे। ठीक, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, तो देखते हैं। सबसे प्रभात ने पूछा है सर टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? प्रभात, मैं
1 मिनट टाइम ले, 30 सेकंड टाइम लेके समझा देता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि टेंसर हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन नाम ले लिया तो आप पूछते चलोगे कि टेंसर क्या होता है, क्या होता है। तो टेंसर बेसिकली ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है कि मान लो इस सरफेस पे कुछ कुछ कोई क्वांटिटी लग रही है, कोई क्वांटिटी है, और अगर वो डिपेंड कर रहा है कि किस पॉइंट पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। ठीक है। विवेक ने बोला है कि स्केलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्केलर कैसे होता है। विवेक मुझे बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन होता है क्या विवेक मुझे बताओ, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायरेक्शन होता है क्या? वो तो रेशियो होता है ना, सीधा सीधा विवेक, उसका तो यूनिट भी नहीं होता है। ठीक है। अच्छा प्रभात, आपके सवाल का जवाब। प्रभात, मैंने कहा कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ना है क्वांटिटी, ठीक है। उसका खास बात क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि यहां लगेगा तो कुछ और होगा, यहां लगेगा तो कुछ और होगा, यहां लगेगा तो कुछ और होगा। क्लियर है? तो इस तरह की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है। इसको और डिटेल में हम समझते हैं जब हम हायर क्लास में जाते हैं, और वो भी बहुत एमएस मास्टर्स लेवल पे, ऑनर्स लेवल, बीएससी लेवल पे भी नहीं पढ़ते हैं इसको। ठीक है। चलिए मैं आता हूं अपने टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला टाइप आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ठीक है। यूनिट वेक्टर को जैसे ही देखते हैं ना, मुझे सबसे पहले इसके नाम में एक वर्ड चमकता है, यूनिट। यूनिट, ये यूनिट वेक्टर से जो ये यूनिट नाम है ना, ये बहुत कुछ कहता है। यूनिट का मतलब जनरली होता है 1। तो ये यूनिट वेक्टर क्या कहता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मैं लिख सकता हूं यहां पे, a vector with magnitude 1 unit is said to be a unit vector. ठीक है। प्रभात, एग्जांपल मैंने दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने लिखवाया है। प्रभात, आपके सवाल का जवाब टेंसर का एग्जांपल। प्रभात, लास्ट क्लास के एंड में बात करेंगे। प्रभात, क्लास के एंड में बात करेंगे। ठीक है। अब मैं यूनिट वेक्टर की बात करता हूं। तो मैंने बोला कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो इज सेड टू बी अ यूनिट वेक्टर। क्लियर है? इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है? ये 1 यूनिट होना कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। देखिएगा, आप बताओ कि मान लो घर में अगर वजन नापना होता है तो आप क्या यूज करते हो? वजन नापने के लिए किसी चीज को यूज कर लेते हो क्या? क्या आप 1 kg का चीज यूज नहीं करते हो क्या? डोंट यू यूज 1 kg बार? बोलिए, डोंट यू यूज 1 kg? उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको तौलने के लिए उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बताएगा ना मुझे? हिंदी में 1 kg वाला जो हम लोग यूज करते हैं, तराजू। तराजू तो क्या पूरा इंस्ट्रूमेंट हो गया। बटखारा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बटखारा। तो क्या हम लोग वो यूज नहीं करते हैं 1 kg का? 1 kg का इंपॉर्टेंस बहुत है, ये मेजर करने के काम आता है बड़े बड़े क्वांटिटी को। तो याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर जो होता है वो ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। क्लियर है? याद रखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय it is represented by it is represented by it is represented by it is represented by a cap। याद रखिएगा, वेक्टर नहीं देते हैं, कैप देते हैं। यहाँ पे छोटी सी टोपी पहना देते हैं इसको, ए कैप। क्लियर? ए कैप, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। अगर कोई पूछे कि ए कैप क्या होता है, कोई पूछे अगर कि ए कैप क्या होता है, अगर कोई पूछे कि ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो यूनिट वेक्टर कहते हैं कोई वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड, कोई वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा, कोई वेक्टर है, वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो जो वेक्टर बनता है वो कितने यूनिट का बनता है? 1 यूनिट का बनेगा। अगर मैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो वेक्टर कितने यूनिट का बनेगा? 1 यूनिट का। यही होता है मेरा यूनिट वेक्टर, यही होता है हमारा यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। इज दिस क्लियर? क्या
गुलशन, ये वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर आपको बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा वेक्टर जो एक यूनिट का हो, क्लियर है, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, क्लियर है क्या, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जल्दी से इसको लिखे, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो इज सेड टू बी अ यूनिट वेक्टर। मैंने बोला कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, तो एक कैप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। शुभम ने पूछा एग्जांपल, शुभम मैं एग्जांपल देता हूं, देखिएगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं इसको लेकर। मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर था, ए वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं, मान लीजिए कि ये 10 यूनिट्स का था, 10 यूनिट्स का वेक्टर था। सब लोग समझना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं। तो मान लीजिए ये 10 यूनिट का वेक्टर था। अब मान लीजिए कि इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो वेक्टर उतना बड़ा रहेगा क्या? क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि 10 से डिवाइड कर देंगे तो वेक्टर कुछ कैसा बचेगा? ये कह सकता हूं क्या, ये बचा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा? यूनिट वेक्टर। उसी डायरेक्शन तो सेम ही रहा, बस मैग्नीट्यूड हमने डिवाइड कर दिया। क्या ये मैग्नीट्यूड एक यूनिट का बचा क्या? बोलिए, क्या समझ में आ रहा है? वेक्टर और उसके यूनिट वेक्टर का रिलेशनशिप समझ में आ रहा है? मैंने बोला कि मान लीजिए कोई वेक्टर 10 यूनिट्स का था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया। मैग्नीट्यूड डिवाइड करने का मतलब वेक्टर को छोटा कर देना होता है, मैग्नीट्यूड को छोटा कर देना होता है, एक यूनिट का बना दिया हमने। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो सकता है। विवेक मैं फिर से समझाता हूं, विवेक मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं जिनको समझ में नहीं आया मैं उनको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक वेक्टर था, मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर था, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो भी है, ठीक है। मान लो 10 यूनिट्स का है, ये वेक्टर था। मान लीजिए मैंने क्या कहा कि मुझे एक वेक्टर बनाना है, वेक्टर बनाना है और वेक्टर कैसे बनाना है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो मैग्नीट्यूड से अगर विवेक हम डिवाइड करेंगे, मान लो कि मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है, तो 10 से डिवाइड करेंगे इस वेक्टर को। अगर इस वेक्टर को 10 से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर छोटा हो जाएगा। आखिर मैग्नीट्यूड लेंथ ही तो शो करता है, अगर मल्टीप्लाई करते तो बड़ा होता है, डिवाइड करते तो क्या हो गया, छोटा हो गया। अब ये जो डिवाइड करने के बाद ये मेरा यूनिट वेक्टर क्या आया है, ये मेरा यूनिट वेक्टर हो गया। ये यूनिट वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर ए, इससे डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से। बोलिए क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ये यूनिट वेक्टर एक्चुअली एक यूनिट का वेक्टर है और कुछ नहीं है, ठीक है। शुभम ने हैंड रेज किया, शुभम गो अहेड। सर तो सर आप यहाँ लिखें कि वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, मतलब उससे सर कट के 1 यूनिट बचेगा, क्या इसका मतलब है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ शुभम, कि पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना था? इतना ही था क्या? शुभम अनम्यूट रखना शुभम, क्योंकि फिर म्यूट, शुभम अनम्यूट रखना शुभम। हाँ सर बोलिए। मैं शुभम कह रहा हूँ कि पहले क्या इसका मैग्नीट्यूड इतना ही था क्या? नहीं सर, पहले इतना नहीं था। मैंने फिर से पूछ रहा हूँ, मैं एक वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड शुरुआत में हमने कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्या? हाँ, तो उसको उसी से अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना मैग्नीट्यूड बचेगा? उससे कम हो जाएगा पहले से। मैं फिर से समझा रहा हूँ शुभम, मैं आपको एक नंबर वाले एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, इट विल बी बेटर एंड इजी, ठीक है। मैं ऐसा कहता हूँ शुभम कि मान लीजिए एक वेक्टर दिया आपको जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स का था, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, 10 यूनिट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए इस वेक्टर को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, तो मैग्नीट्यूड एक का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट। तो अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का बनेगा? 1 यूनिट का बनेगा। यही हम कह रहे हैं कि अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो कितने का बनेगा? 1 यूनिट का बनेगा। क्लियर है क्या? मतलब सर हम लोग कह सकते हैं ना कि वेक्टर और मैग्नीट्यूड का वैल्यू सेम होगा तभी ना 1 यूनिट आएगा सर। वेक्टर और मैग्नीट्यूड नहीं सेम होगा क्या? होगा ही ना। एक वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड एक प्रॉपर्टी होती है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमको बोलूं कि मान लो मैंने तुमको बोला कि 10 kg का बॉडी दिया तुमको, कोई भारी बोरी दिया आपको, बोला कि इसको 1 kg का बनाना है, तो किससे डिवाइड करोगे? 10 kg से डिवाइड करोगे ना। हाँ, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो
मैंने आपको वेक्टर दिया तो वेक्टर का एक फिक्स मैग्नीट्यूड होगा शुभम, यस सर। आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे शुभम, ठीक बात, ठीक है। जी हाँ। एक सवाल आया है, मैं शुभम मैं आता हूँ आपके पास फिर से। रौनक ने एक सवाल पूछा है, रौनक ने सवाल पूछा कि सर अगर 0.5 मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे बड़ा हो जाएगा, नहीं गलत बात रौनक, मैं रौनक समझाता हूँ आपको। देखिए मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास मैग्नीट्यूड, अब थोड़ा मैं आपको एक लास्ट एक और अटेम्प्ट लेता हूँ अलग तरीके से समझाने का, क्योंकि समझ गया ना तो बहुत कुछ मिलेगा आपको इससे, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर पे टाइम वर्थ है जितना भी हम देना चाहिए। मान लीजिए एक वेक्टर है ए रौनक, ठीक, मान लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड है n यूनिट्स। मैं कह रहा हूं n यूनिट्स मैग्नीट्यूड है, तो आपको बता चुका हूं कि मैग्नीट्यूड जनरली क्या होता है, इसका लेंथ होता है। रौनक क्लियर है क्या, लेंथ होता है। अच्छा मुझे बताओ रौनक कि अगर मैं इसको उसी n से डिवाइड कर दूं, इसी n से डिवाइड कर दूं, तो n से डिवाइड कर दूं तो क्या एक छोटा सा पार्ट नहीं बन जाएगा क्या? और अगर n यूनिट्स को n से डिवाइड कर दूं तो एक का कितना बन जाएगा, 1 यूनिट नहीं बन जाएगा क्या? बोलिए रौनक। पीयूष आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, मैं उस पर आ रहा हूं। आयुष बिल्कुल सही बात है, आयुष बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए तो मैंने अभी आपको क्या समझाया मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे इसमें। मेरा आपके सवाल बेसिकली थे यूनिट वेक्टर क्या होता है। मैंने बोला कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे सीधा सीधा। लेकिन इसका मकसद क्या है, देखिएगा गौर से, इसका मकसद जब समझ में आएगा तब इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक में कि वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है ये। एक वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा इसको, हमेशा से याद रखिएगा कि एक वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है इनटू डायरेक्शन। यानी याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन as well, used to represent direction, used to represent डायरेक्शन। याद रखिएगा ये एक यूनिट का जो वेक्टर होता है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट के लिए यूज किया करते हैं हम लोग। एक वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यही तो होता है वेक्टर की खासियत। वेक्टर के दो पार्ट्स क्या होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। पीयूष क्या यही बात कह रहे थे आप, क्या पीयूष क्या यही बात कह रहे थे क्या? हर्ष ने पूछा था अगर वेक्टर a -1 है और वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा। हर्ष कैसे पॉसिबल है? हर्ष किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना, वेक्टर कोई नंबर नहीं होता पहले तो हर्ष, तो -1 वेक्टर नहीं हो सकता है। पहली तो चीज यही है। एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, उसका लेंथ होगा। तो मैं अब कहना चाह रहा हूँ हर्ष आप पहले तो ये वेक्टर का पॉइंट गलत समझे आप, ठीक है हर्ष, आप वेक्टर का पॉइंट ही गलत समझे। मैं कह रहा हूं कि मान लो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। मैं एक एग्जांपल देता हूं शायद इससे आपको क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल मैंने दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया 4 मीटर ईस्टवर्ड्स। क्लियर है क्या? सब लोग बताओ मुझे, मैं पूरे क्लास से सवाल पूछ रहा हूं, 1 एंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा यूनिट वेक्टर पे। 4 मीटर ईस्ट मतलब कि मैग्नीट्यूड कितना है, जल्दी बताओ सब लोग, मुझे बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा, जल्दी मुझे बताओ सब लोग, पूरा क्लास से मुझे आंसर चाहिए इसका। ये जवाब दे दोगे यूनिट वेक्टर खत्म। पूरा क्लास मुझे बताए इसमें मैग्नीट्यूड कितना मानते हो आप लोग। एक्सेलेंट, 4 मीटर, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन कितना होगा तो आप क्या बोलोगे मुझे बताओ। अगर मैं बोलूं ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा पूरा का पूरा वेक्टर ए है, मानते हो 4 मीटर ईस्ट मेरा पूरा का पूरा वेक्टर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका डायरेक्शन कितना होगा तो आप मुझे बताओ क्या बोलोगे? आप मुझे ईस्ट बोलोगे क्या आप मुझे 1 मीटर ईस्ट बोलोगे क्या? डायरेक्शन वेक्टर अगर तुमको बनाना होगा तो ईस्टवर्ड्स कहोगे ना।
अच्छा, मैं अगर बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड आपने अभी अभी बोला कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है 4 मीटर। तो अगर मैं वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूं, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे खाली ईस्ट मिलेगा क्या? बोलिए, क्या वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड हमको सिर्फ ईस्ट मिलेगा क्या? 1 मीटर ईस्ट मिलेगा क्या? क्या ये डायरेक्शन नहीं कह सकते हैं हम लोग? बताइए आप लोग, क्या इसको यूनिट वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन नहीं कह सकते हैं? 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, बिल्कुल सही। मैं इतनी कहानी हमने समझ लिया, हमने इतनी कहानी समझ लिया, लेकिन क्या मैं यूनिट वेक्टर को ये सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं क्या? हर्ष, आपने सवाल पूछा था, तो क्या अब समझ में आया यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन क्यों कहते हैं? और अगर नहीं समझ में आया है तो एक लास्ट पॉइंट और, एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं, ध्यान देना, समझ लेना। मैंने कहा कि किसी वेक्टर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। दूसरा होता है डायरेक्शन। एक वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। एक सेकंड, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। मैं सीधे सीधे बात कह रहा हूं, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। मान लीजिए मैंने बोला कि 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ठीक बात। अब बोलोगे 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो आप सब बताओ इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? मानते हो क्या? अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन कितना है, कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट है क्या? क्या मैं कह सकता हूं 1 मीटर नॉर्थ ईस्ट? 1 मीटर नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है। तो क्या मैं इसको वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं कह सकता हूं? क्या मैं इसको डायरेक्शन यूनिट वेक्टर नहीं कह सकता हूं? याद रखिएगा आज के बाद, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई एम एंडिंग दिस यूनिट वेक्टर वाला पार्ट। किसी को भी कोई दिक्कत है तो मेरे से सवाल पूछें अभी। आई एम एंडिंग दिस यूनिट वेक्टर वाला पार्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं अभी है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस से, और किसी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से। सीधा हिसाब है। आज के बाद मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस और डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है? और किसी वेक्टर के 2 ही पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। चलिए, समझ में आ गया सबको ये यूनिट वेक्टर? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अगला वेक्टर, बड़ा नाम से कॉमन है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल का मतलब आप भी जानते हो क्या होता है। पैरेलल का मतलब ऐसा कि डायरेक्शन सेम हो, और कुछ नहीं होता पैरेलल का मतलब। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं, अ वेक्टर, क्या कह सकते हैं, 2 vectors are said to be parallel. 2 vectors are said to be parallel. Are said to be parallel. Are said to be parallel if their direction is same. If their directions is same. सही बात है। पैरेलल का मतलब क्या कहोगे? जिसका डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। क्लियर है? पैरेलल का मतलब यही कहोगे ना कि मान लीजिए मेरे पास 2 वेक्टर्स, ये वेक्टर ए है और मान लेते हैं आपके पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। इन दोनों को अगर आपको पैरेलल कहना है तो इनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अच्छा, डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर से करते हैं क्या? बोलिए, क्या याद है सबको? डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर से। तो कह सकते हैं क्या, ए कैप इज इक्वल टू बी कैप? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? 2 वेक्टर को पैरेलल कहना है तो पैरेलल का मतलब आप भी जानते हो कि क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम होना चाहिए का मतलब क्या होता है? कि दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इज दिस क्लियर? क्या
Is it clear to all of you? ऋषु ने हैंड रेज किया, ऋषु गो अहेड, पूछिए। सर जिस डायरेक्शन में मतलब जो ऑब्जेक्ट जा रहा हो उसी डायरेक्शन में ये भी होगा। दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। दिख नहीं रहा है कि देखो पैरेलल दिख रहा है क्या प्रेजेंटेशन में? थोड़ा सा देखो तो। इसमें ये नहीं बोल, ऋषु फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ, ऋषु फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। इसमें ये नहीं बोल सकते हैं किस डायरेक्शन में जा रहा है किस डायरेक्शन में नहीं। वो बोल सकते हैं, पढ़ा नहीं ना वेक्टर आगे पढ़ेंगे अभी। ऋषु किस डायरेक्शन में जा रहा है ये नहीं बता रहे, बस दो वेक्टर देख के कैसा लग रहा है, देख के पैरेलल लग रहा है क्या? हाँ दोनों का पैरेलल का मतलब समझते हो कि डायरेक्शन सेम? हाँ हाँ। तो आज के बाद कभी पैरेलल वर्ड यूज होता है मतलब क्या कि उसका दोनों का यूनिट वेक्टर क्या है? सेम है ऋषु, ठीक बात? चलो डन, वेरी गुड। अच्छा एक शुभम आपका हैंड रेज हटा लो क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोबारा डाउट पूछ रहे हो। गुलशन पूछो। सर डायरेक्शन तो सेम है, यदि एरो बदल दिया जाए तब क्या होगा? तुम कहना चाहते हो ऐसे, मैं गलत नहीं हूँ, ऐसे कहना चाहते हो? यस सर। एंटी पैरेलल वर्ड यूज करते हैं, पर ये कोई खास फर्क नहीं है, नेगेटिव हो जा रहा है ना बस खाली। इसको भी हम लोग ना पैरेलली कहेंगे, एंटी पैरेलल इतना वर्ड यूज नहीं होता। देखो पैरेलल दोनों तो आखिर क्या डायरेक्शन के सेम ही है ना, बट ऑपोजिट है सिर्फ, इतना ही फर्क है। ठीक है गुलशन? यस सर। ठीक है। मैग्नीट्यूड की शुभम कोई बात नहीं कर रहे हैं, पैरेलल में हम लोग मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं पैरेलल का मतलब एक ही पॉइंट है, बस डायरेक्शन सेम है। मृगांक ने एक सवाल पूछा है, सर ये भी तो हो सकता है कि दोनों ओवरलैप हो जाए और डायरेक्शन सेम हो। मृगांक क्यों नहीं हो सकता? मृगांक क्यों नहीं हो सकता? तो डायरेक्ट देखो, मैं बस सिर्फ इतना कह रहा हूं, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो मैं तुम उसको कहीं और रख दो, एक ही जगह रख दो, मैग्नीट्यूड सेम कर दो, अलग कर दो, कुछ भी कर दो, डायरेक्शन सेम होगा। अगर डायरेक्शन सेम होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो पैरेलल वेक्टर है, बस काम खत्म। ठीक है, क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम आगे बढ़ेंगे। और याद रखना मैथमेटिकली हम लोग पैरेलल वेक्टर को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एक वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर है तो एक वेक्टर जो होगा वो दूसरे का कुछ मल्टीपल होगा, क्योंकि आप भी जानते हो सिर्फ साइज का ही तो डिफरेंस है। उसको शुभम अगर देखो, अगर ओवरलैप कर जाएगा तो पैरेलल तो वो होगा। एक सवाल पूछ रहे हैं बार बार शुभम और रिहान कि अगर ओवरलैप कर गया तो क्या होगा? शुभम ओवरलैप कर गया तो उसके लिए एक और नाम है कोलिनियर, लेकिन पैरेलल तो वो रहेगा अभी भी। ठीक है शुभम? तो याद रखिएगा कि दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप होता है ए वेक्टर इक्वल्स टू के टाइम्स बी वेक्टर। के कोई नंबर है, यानी एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर से कुछ 4 गुना 5 गुना 6 गुना बड़ा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, डायरेक्शन का कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, अब इक्वल वेक्टर्स को मैं लिखवाने के पहले सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना चाहूंगा। इक्वल वेक्टर्स किसको कहेंगे? याद रखिएगा, टू वेक्टर क्वांटिटीज having same magnitude as well as direction, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए, that are called equal vectors। इज इट क्लियर? क्या उसको कहते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। मतलब इक्वल का नाम तो सबको क्लियर है ना। मैं कहना चाहता हूं कि दो वेक्टर है तो पहले मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम का मतलब क्या होता है समझते हैं। ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या? बी का मैग्नीट्यूड। डन। डायरेक्शन सेम का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर इसका यूनिट इक्वल टू इसका यूनिट। तो क्या सीधे सीधे नहीं कह सकते कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी? क्यों दिमाग लगाएं इतना? बोलिए।
क्या मेरी बात क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट लेट मी नो, इज इट क्लियर? इक्वल वेक्टर्स, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब सबको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बार बार टर्म्स आ रहे होंगे तो कुछ दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अब रॉबिन ने बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा। रॉबिन ने पूछा सर ये पैरेलल भी तो है। बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन पैरेलल के साथ इक्वल भी है। क्लियर है क्या? पैरेलल तो है ही, लेकिन पैरेलल के साथ क्या है रॉबिन? इक्वल भी है। रॉबिन क्लियर है? ओ रॉबिन, इज इट क्लियर कि ये पैरेलल तो है कि डायरेक्शन सेम है, लेकिन साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। पैरेलल एंड इक्वल आर सिमिलर, इट मींस बोथ पैरेलल एंड इक्वल सिमिलर। नहीं नहीं, गलत है ना गुलशन। पैरेलल इक्वल एक कैसे हो गया? पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन सेम होता है, इक्वल में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है। एवरी इक्वल वेक्टर इज अ पैरेलल वेक्टर। सिंपल सी बात है। एक हैंड रेस किया था अभी शायद, ओके, के साथ साथ डायरेक्शन सेम नहीं है। पैरेलल के साथ साथ सेम डायरेक्शन नहीं से आयुष इक्वल वेक्टर पैरेलल। बिल्कुल सही बात है, इक्वल वेक्टर जो भी होगा वो पैरेलल होगा। अगला पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कोप्लेनर वेक्टर। इसको समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा चीज है कि ये फिजिक्स मैथ्स का ज्यादा पार्ट है, ये फिजिक्स में कम यूज होता है इसको, बट स्टिल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल आयुष ने पूछा है, ठीक है, इक्वल वेक्टर इज ए पैरेलल वेक्टर। आयुष ठीक बात है, पैरेलल वेक्टर इज नॉट इक्वल टू पैरेलल वेक्टर। ठीक, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आयुष समझ गया सर। रॉबिन ने पूछा कि सर डिफरेंस क्या? रॉबिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। पैरेलल कहता है कि सिर्फ डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। इक्वल कहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है। फर्क है दोनों में, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि दोनों हाथ का साइज मेरा अगर मान लीजिए सेम है तो इक्वल वेक्टर, पर एक हाथ का साइज छोटा, एक हाथ का साइज बड़ा है, तो वो पैरेलल सिर्फ है। चलिए लेट्स मूव ऑन। कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है समझते हैं, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पे लाई कर सकते हैं। मैं इसको दिखा कर शो करके प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर किसको कहते हैं? तो लिख सकते हैं वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। Vectors are said to be coplanar if lie on the same plane. मैं आपको ये शो करके दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। वेक्टर्स को कोप्लेनर कहते हैं वो अगर एक ही प्लेन में अगर लाई करते हैं, प्लेन क्या होता है मैं इसको समझाने के लिए मैं एक बुक लेके आता हूं और उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। कोई बात नहीं ऋषु, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो हटा रहा हूं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। ये दो पेन है मेरे पास, दो वेक्टर से, मान लीजिए 2 वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं शो करने वाला हूं कि कैसे ये कोप्लेनर होगा। तो मान लीजिए ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, ये बुक का सरफेस जो दिख रहा है, ये आपको बुक का सरफेस जो दिख रहा है, वो बुक का सरफेस एक प्लेन सरफेस है। तो एक प्लेन क्या होता है? प्लेन कुछ नहीं, एक सरफेस को कहते हैं। क्लियर है? अब मान लीजिए आपका ये दोनों वेक्टर क्या है, एक ही सरफेस पे रखा हुआ है क्या? बोलो, क्या मेरे दोनों वेक्टर एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं क्या? सब लोग बताइए, सही यस और नो। क्या मेरे दोनों वेक्टर जो है वो एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं? तो हम इन दोनों को प्लेनर कहेंगे। याद रखिएगा, इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग प्लेनर कहेंगे।
ठीक है। लेकिन मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कुल मिला के 2 वेक्टर्स कुछ इस तरीके से हैं, ऐसे मैंने रख दिया, अब ऐसे रख दिया, अब इन दोनों को चेक करना है। मान लीजिए मैं कुछ ऐसे रख दिया मैंने वेक्टर्स को, ठीक है, मैंने वेक्टर्स को कुछ ऐसे रख दिया, ठीक, ऐसे रख दिया, और मैं इनको भी चेक करना चाहता हूं कि क्या ये प्लेनर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी एक प्लेन पे रखने की कोशिश करूंगा। तो बदले में हमने क्या देखा, ये भी एक प्लेन पे लाई कर गया। तो आपका कहना बिल्कुल सही होगा कि सर जब सारा वेक्टर एक प्लेन पे लाई ही कर जाता है तो क्या मसला है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको। याद रखिएगा कि 2 वेक्टर हमेशा प्लेनर होते हैं, 2 वेक्टर को लेके कभी सवाल नहीं होता। याद रखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम में आने वाला पॉइंट है, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर, सॉरी मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया, लिख तो रहा हूं, एक सेकंड मैं, ओके, याद रखिएगा 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर में कोई मसला नहीं है, आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर में कोई मसला नहीं है। मसला तब आता है जब तीसरा वेक्टर आ जाता है। तीसरा वेक्टर जब आ जाता है तब हमको चेक करना पड़ता है कि वो कोप्लेनर है कि नहीं है। याद रखिएगा, तीसरा वेक्टर जब आएगा तब हमको टेंशन लेना है। तो अगर हम बात करें कि 2 वेक्टर मेरे पास हैं, एंड इफ आई गेट सम अनदर वेक्टर, आई नीड टू फाइंड इट, गिव मी अ टाइम, जस्ट गिव मी अ टाइम, मैं तीसरा वेक्टर ढूंढ के लाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, आई गॉट वन। ओके, चलो, ओके, आई गॉट वन। तो मैं क्या कह रहा था कि हम लोग तीसरा वेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूं, ठीक है। मेरे लिए क्या है कि 2 वेक्टर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, किसी तरह हम प्लेन में रख देंगे इसको, ठीक है। शिवम कह रहा है कि मेरे घर आ गया सर थर्ड वेक्टर। शिवम, लाता हूं मैं तुम्हारे घर लेने के लिए। तो 2 वेक्टर तो अपने पास है। अब ये तीसरा वेक्टर मसला है, ये 2 कहीं भी रख दो, वेक्टर मैं प्लेन बना दूंगा, ठीक है। लेकिन तीसरा वेक्टर ढूंढते हैं। ये देखो, परेशानी यहां पे है, परेशानी इसमें है कि अब मैं क्या करूंगा कि मैं किसी भी 2 वेक्टर से प्लेन बना दूंगा। देखो, मैं इन दोनों को प्लेनर कर सकता हूं, मैं इन दोनों को प्लेनर कर सकता हूं, मैं इन दोनों को प्लेनर कर सकता हूं, लेकिन तीनों को एक प्लेन में लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, 2 वेक्टर तो प्लेनर हमेशा होगा, पर तीसरा वेक्टर प्लेन पे होगा कि नहीं होगा ये चेक करना पड़ता है हम लोग, ठीक है। इसके लिए मैथ्स में हम लोग स्पेशल कंडीशंस पढ़ते हैं। क्लियर है क्या? 2 वेक्टर याद रखिएगा कभी सवाल नहीं उठाते, 2 वेक्टर हमेशा प्लेनर होता है। इज दिस क्लियर? रौनक ने बोला कि सर इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 10th में पढ़ाया था मैंने। हाँ बिल्कुल पढ़ाया होगा, प्लेन वाला शब्द मैंने पढ़ाया होगा। याद करो, मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लोगों ने 10th में मेरे से पढ़े थे उनको मैंने बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो लॉ जो था वो क्या कहता था प्लेन के बारे में। सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए। इज इट क्लियर? क्या सबको ये कहानी क्लियर है? भाई टाइप है, कोप्लेनर पे इतना दिमाग नहीं लगाते हम लोग। क्या हो गया, समझ में आ गया सबको? नहीं विवेक, तीसरा हो नहीं पा रहा है क्या? हमने कंडीशन ही ऐसे ली, ऐसा नहीं है विवेक, ऐसे रख दूं, तीसरा अगर मैं ऐसे रख दूं तो क्यों नहीं हो जाएगा? हम अरेंज कर देंगे तो क्यों नहीं हो जाएगा? ठीक है विवेक, डाउट है क्या? रॉबिन डाउट है क्या? सॉरी रॉबिन डाउट है क्या? विवेक ने हैंड रेज किया। विवेक गो अहेड, अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए विवेक। सर तो जब भी दो वेक्टर को अगर प्लेन पे ले जा रहे हैं तो 2 तो हो ही गए, बट एक तो होगा ही नहीं। मैं एग्जांपल देता हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि होगा ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि चेक करना पड़ेगा। क्या ये तीनों प्लेनर नहीं है? देखो तो एक बार जल्दी से विवेक, जस्ट टेक ए लुक ना विवेक। कर दिया ना प्लेनर? ऐसा ही नहीं है, प्लेनर करने का टैलेंट है अपने पास, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि प्लेनर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो ओके डन, लेट्स एंड दिस टॉपिक। खत्म हो गया? तो लोग कहानी समाप्त करें। शुभम ने हैंड रेज किया। शुभम गो अहेड।
शुभम पूछिए। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब हुआ कि दो वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं, बस यही है इस टॉपिक का मतलब सर? समझे नहीं आप? मैं कह रहा हूं अगर वेक्टर एक प्लेन पे लाई करते हैं उनको कोप्लेनर कहते हैं, पहला पॉइंट, ठीक, जो मैंने लिखवाया। मैंने बोला कि दो वेक्टर किसी हालत में हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट है कि तीन वेक्टर जब होगा तो वी हैव टू चेक कि वो कोप्लेनर है कि नहीं है। उस चेक करने के लिए हम आपको अगले 4-5 क्लास लेक्चर के बाद हम लोग उसका तरीका भी पढ़ेंगे, हाउ टू चेक वेदर थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। दो वेक्टर की बात कभी नहीं करते हैं हम लोग, हमेशा बात करते हैं तीन वेक्टर। शुभम, इज इट क्लियर? शुभम? यस सर, मतलब तीन के लिए ये होता है कोप्लेनर वेक्टर? नहीं, तीन के लिए हम सवाल पूछते हैं, समझो बात। दो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है? यानी कभी कोई आपसे पूछ लेना, बताओ दीज टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर नॉट, बोलोगे आंख बंद करके बोलोगे यस दे आर कोप्लेनर, ठीक है शुभम? यस सर। आप पूछोगे कि तीसरा दोगे तब टेंशन लूंगा मैं, ठीक है? चलो आगे बढ़। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 10 मिनट का टाइम है मेरे पास, 10 मिनट इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही इसी के साथ हम लोग आज का क्लास एंड करेंगे। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक था आज, हमारे ज्यादा नहीं पढ़ पाए हम आज, हम लोग आई थिंक कितना आधा भी नहीं कर पाए जितना हम चाहते थे करना, बट कोई बात नहीं, पार्ट में पास। तो देखते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या किया कि एक पॉइंट लिया हमने, कंसीडर अ पॉइंट हुज पोजीशन हैज टू बी डिटरमाइंड। मैंने क्या किया, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है लोकेशन करना, लोकेट करना किसी चीज को लोकेट करने की कोशिश करना। तो मान लीजिए मेरे पास पहले से ही कोई पॉइंट था P, मेरे पास पहले से कोई पॉइंट P था। मैं चाहता हूं कि किसी ऑब्जर्वर या किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको ऑब्जर्व करूं। रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं इस P पॉइंट को लोकेट करूं। होता है ना कि मान लीजिए एक घर में एक कोई सामान रखा हुआ है और आप कहीं और हो, तो आप अपने रिस्पेक्ट में चीजों को लोकेट करते हो ना, तो आप क्या हो? रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? आप क्या हो? रेफरेंस पॉइंट। तो आप अगर रेफरेंस पॉइंट हो तो कैसे लोकेट करोगे? विच इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट, ठीक है? तो आप क्या कहोगे कि मैं अपने पास से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना दूंगा। क्या क्या बना देंगे हम लोग? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर? हमने क्या किया कि अपने से वो रेफरेंस पॉइंट से एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अटैच कर दिया। सबको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, पढ़ चुके हो पहले। अब मैंने बोला कि आखिर ये जो P पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितने मीटर, तो हमने देखा ये x मीटर, तो हमने इसके पॉइंट को लोकेट कर दिया। पहला क्या हो गया? ये x हो गया। क्लियर है? कॉमन। फिर हमने देखा कि ये y पॉइंट, y एक्सिस के लॉन्ग कितने डिस्टेंस पे है, ये कितने में हो गया? y। फिर हमने देखा कि ये z एक्सिस के लॉन्ग कितने पे है, तो हमने क्या देखा कि z एक्सिस के लॉन्ग कितने पे हो रहा है, ठीक है? तो हमने क्या लोकेट कर दिया? ये z। फिर शुभम हैंड रेज किया, शुभम हैंड रेज किया, डाउट है क्या? शुभम बोलिए। अच्छा हटा दिया, ठीक है, चलो ओके। इज इट क्लियर क्या? तो अगर मुझे उस पॉइंट को लोकेट करना था तो हमने कैसे बोला? x के लॉन्ग कितना है x, y के लॉन्ग कितना है y, z के लॉन्ग z। तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 10th तक तो x y कर ही रहे थे हम लोग भी, 10th में भी तो आप x y लोकेट कर ही रहे थे, बस आपने नया चीज क्या लाया कि x y z, y में z भी ऐड कर दिया, 2D से 3 डायमेंशन कर दिया। 2 डायमेंशन में सिर्फ x और y लेते थे, 3 डायमेंशन में x y और z तीनों ले रहे हैं। क्लियर है क्या सब कुछ? तो हमने किसी पॉइंट को लोकेट किया x, y और z। इज इट क्लियर? यही होता है हमारा कोऑर्डिनेट कार्टेशियन, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है? लिखते हैं हम लोग, वी कंसीडर थ्री एक्सिस x, y and z ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर।
क्लियर है? ठीक है, ईच अदर, क्लियर है? अब मान लीजिए कि हमने इस O और P को कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए हमने इस O और P को कनेक्ट कर दिया, O से हमने क्या किया, P को लोकेट किया, बोला वो XYZ पे है, that is called coordinate system, that is called Cartesian coordinate, that is called Cartesian coordinate, Cartesian coordinate. इसको रिप्रेजेंट कैसे किया हमने, x, y, z, क्लियर है? अगले दिन इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम लोग कहानी शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में वेक्टर को समझना, और यहीं से मैथमेटिकल अप्रोच खुलेगा अगले क्लास में। हमारा मैथमेटिकल अप्रोच इसी टॉपिक से अगले दिन एंड शुरू होगा, क्लियर है? तो विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास ऑन दिस नोट। सब लोग थोड़ा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम पढ़ के आएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी इसको शुरू नहीं कर सकते, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ठीक है? तो विल स्टार्ट दिस ऑन मंडे। आज हमने वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, होपफुली सबको समझ में आया होगा। अगले दिन इसी पे हम लोग पाइल अप करेंगे, क्लियर है? चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी शुभम आप रुकिएगा, मैं आपसे क्लास के एंड में थोड़ा बात भी करूंगा। बाकी लोग, इफ एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द क्लास इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। मैं इसी स्लाइड से अगले दिन क्लास शुरू करूंगा। दिव्यांग लिखना चाहते हो लिख लो। एक सेकंड, सॉरी कुछ मिस हो गया क्या? हर्ष राज ने एक सवाल पूछा है, सर एंगस्ट्रम क्या होता है? हर्ष याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है, ये सिर्फ फिजिक्स में कहीं कहीं यूज होता है। एंगस्ट्रम इक्वल्स टू होता है, याद रखिएगा, 10 टू द पावर -10 मीटर। यूज करते करते मिलता है, ठीक है? एक सवाल है, हर्ष क्लियर है? 10 टू द पावर माइनस, ये मीटर में सिर्फ यूज होता है, ये मास में यूज नहीं होता है। नहीं ऋषु, स्लाइड नहीं हटा रहा हूँ ऋषु, मैं यहीं पे हूँ। हाँ, हर्ष हो गया। रॉबिन ने पूछा सर हमको इक्वल वेक्टर लिखना है। हर्ष इक्वल वेक्टर लिखना है क्या? मैं लिखवा देता हूँ, लिख लो जल्दी से। एक काम करते हैं, मैं रॉबिन इक्वल वेक्टर लिख लेता है, तब मैं नीचे का स्लाइड पे आता हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ, बाकी लोग अपने सवाल पूछते रहो, बाकी लोग कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस, अदरवाइज यू कैन गो चिल एंड रिलैक्स। वीडियो आपको तुरंत अपलोड हो जाएगा, किसी नेटवर्क इशू की वजह से कुछ छूटा हुआ आप वहां भी यूज कर सकते हो। नोट्स आपको हाफ एन आवर में मिल जाएगा। ओके चलो, लिख लिया होगा आई थिंक। रॉबिन हटा दूं?